नमस्कार। प्रश्नकर्ता का क्वेश्चन है कि हम विपरीत परिस्थितियों से कैसे बाहर आए। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरी विपरीत परिस्थितियाँ बनी क्यों। हम क्या करते हैं कि जब हमारे विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उनमें टूट जाते हैं, वो हम पे अपना असर छोड़ जाती हैं। और वो असर क्यों छोड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कारण ना तो हमने करते हुए चीज़ों को नहीं देखा, उसमें हम बेहोश रहे उस कर्म में। और चलो उस वक्त हम बेहोश रहे तो बेहोशी में जो कर्म हो गए हैं तो वो अब मैं उसके कारण कुएं में गिर गई। मतलब विषम परिस्थितियाँ तभी बनी क्योंकि अगर आप होश में कोई कर्म करोगे उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। होश में करोगे तब भी हो सकता है, जब चलोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे हालात। तो अगर मैं होश में कोई डिसीजन लेती हूँ, और बहुत बार देखा गया होश में डिसीजन लेने के बाद भी इंसान की जो उसने सोचा है वो बिल्कुल उसके अपोजिट में कोई चीज़ निकल के आती है। जब नतीजे उल्टे आते हैं तो अगर वो होश में जीता है तो वो ज़्यादा टूटता नहीं, वो दोबारा से अपनी प्लानिंग चेक करता है कि अगर गड़बड़ कहाँ रही, तो वो देखेगा कि शायद हाँ मेरे पास इस तजुर्बे की कमी थी, तो वो टूटेगा नहीं। वो वापस से, क्योंकि उसने प्लानिंग के साथ अपने आप को वो कहीं लेके गया, कहीं अपने अनुभव को उतारा, या वो अपनी ज़िंदगी को होशपूर्वक जी रहा था। तो जब कोई इंसान लाइक एज मी, मेरे की तरह मैं बोल सकती हूँ कि मैं कोई भी काम करने से पहले मैं उस चीज़ को बहुत जांचती हूँ। मतलब बहुत तो बहुत है कि क्या हो सकता है, फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वैसा करेंगे तो ये भी हो सकता है, फिर वैसा भी हो सकता है। तो जो प्लस वाला है तो वो तो होगा ही, तो उसमें तो कंफर्ट रहेंगे, उसकी तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आए तो वो तो ठीक है, वो तो क्या ही उसके बारे में सोचे। लेकिन ज़्यादातर फोकस मारना होता है मुझे कि अगर ये वाले हालात बन गए तब हम क्या करेंगे। तो उस हालातों को जब हम ज़्यादा, क्योंकि आदमी विषम परिस्थितियाँ किसको कह रहा है कि उसने वो उसके सामने आ गया जिसके बारे में उसने विचार ही नहीं किया, और वो आना भी निश्चित है। चाहे आप साक्षी भाव से प्लानिंग के साथ चल रहे हो या आप बेहोशी से जी रहे हो। तो बेहोश वाले आदमी का तो कहना ही क्या, वो तो हर बार गड्ढे से गड्ढे में, और वो टूटता भी नहीं। ये भी दूसरी बात है, क्योंकि वो उसको क्या ही टूटा, वो टूटा ही पड़ा है, तो विषम परिस्थितियाँ भी उसको क्या ही तोड़ेंगी, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि मैं विषम परिस्थितियों से कैसे निकलूँ, तो इसका मतलब है वो पहले तो अपने आप को सेल्फ चेकिंग ये करे कि आखिर ये विषम परिस्थितियाँ, आज ये विषम परिस्थितियाँ मतलब मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, तो ये आखिर बनी कैसे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है कि आप किसी के, आपने अपना कोई विवेक नहीं लगाया वहाँ पे, और आप एक धक्के के साथ में किसी ने कोई भी जानकारी दी, बस उसी जानकारी के साथ आप बेहोशी से उस जानकारी को लेके और आप दंगल में आ गए। आपने कुछ नहीं सोचा और ना कुछ आगे का पता ना पीछे का पता, बस आपके पास पावर थी और उसको लेके आप अगर उतर रहे हो कहीं पे तो लाजमी है कि, क्योंकि वो जानकारी आपकी जब हो सकती है, आपने किसी का अनुभव लेना आपके लिए बहुत उस टाइम पे, क्योंकि आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी। तो आप किसी पे भी एक पे डिपेंड कभी मत रहो। मैं अब सारी बात अपने तजुर्बे से ही इसका एग्जांपल दूंगी। तो मैं कभी भी एक इंसान पे डिपेंड रहती नहीं कि भैया ये चाहे वो विशेषज्ञ ही क्यों ना हो। कि बहुत बार अब आपने पता है कि फर्जी डिग्रियाँ भी बहुत हैं। अब मुझे कैसे पता कि भैया अब उसके सफ़ेद बाल हैं, और हो सकता है उसने LLB रिटायर्ड होने के बाद की, और मैं कह दूँ भैया सफ़ेद बाल है और इतनी उम्र है, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी वकालत में। तो मैं अपने प्रोफेशन से कह सकती हूँ कि एक बच्चा है जो 21-22 साल में आया और वो एक रिटायरमेंट के बाद आया, तो वो जो 21-22 साल में अपने प्रोफेशन में उतर गया, तो उसकी 20 साल की प्रैक्टिस भी अगर कोई रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जॉब में रहते रहते भी LLB कर ली, तो उसके प्रैक्टिस तो वो कुछ महीनों की मानी जाएगी। लेकिन हमारा क्या मिथ है कि भैया जिसके सफ़ेद बाल हो गए हैं तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस की साल बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, वो बहुत तजुर्बे वाला इंसान होगा। तो मैं जानकारी लेके, मेरे पास एक समाज ने जानकारी दी कि भैया जिसके सफ़ेद बाल है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी और वो तजुर्बे वाला इंसान होगा। तो मैं अपना काम लेके उसके पास गई। या हम ऐसे भी कि हम बड़े, जो हमें ये एक संस्कार दिया जाता है कि जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास अपना एक अनुभव है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम उनका अनुभव लेने जाते हैं। तो वो अपने अनुभव के साथ जो हमें जानकारियाँ देते हैं,
तो हमें ये लगता है कि यार ये चीज़ें तो अब समाज में है ही नहीं। और ऐसे ये जो जो बता रहे हैं, अगर आपने सेम उसकी बात लेके, क्योंकि आज ज़माना एक बिल्कुल जनरेशन गैप आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं उसका अनुभव लेके किसी भी फील्ड में मैं अगर उतरता हूँ, तो मैं लाजमी है कि उसका एक अनुभव ये हो सकता है कि वो प्रयासरत रहा और उसके जो हालात थे, जो उसकी लाइफ में सर्कमस्टांस बने, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, क्या हालात थी, क्या सामने चीज़ें बनी, तो मुझे लग रहा कि उसका अनुभव, अगर मैं सेम सिचुएशन, सेम किसी की भी यहाँ पूरी दुनिया में सेम सिचुएशन किसी की भी नहीं बनती कि सेम हालात बने। अगर सेम हालात, गरीबी एक मान लेते हैं कि गरीबी एक हालात है, लेकिन एक टाइम मैं भी गरीबी से जूझ रहा हूँगा, एक टाइम कोई आज मेरे सामने जूझ रहा है, लेकिन मेरा भाव उससे निकलने का था और उसका भाव निकलने का है ही नहीं। लेकिन अगर मैं किसी थर्ड बंदा ये सोचे कि उसकी भावना ये काम करे कि भैया मैं इसको, ये विषम परिस्थिति में है, मैं इसको निकालूंगा, आप उसकी कितनी भी मदद कर लो, वो कभी निकलने वाला है ही नहीं। तो किसी का भी तजुर्बा हमारे किसी काम नहीं आता है। मैं अगर कहीं कदम रख रहा हूँ तो बस मैं यही कर सकता हूँ कि उसकी कि जो नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी, मुझे पता है कि अगर आप छोटा सा भी कोई काम करना चालू करोगे, कोई भी बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरह की फील्ड की नौकरी हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है कि आपको जिंदा रहने के लिए काम करना ही पड़ेगा। और जो भी काम होगा वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो बिल्कुल नया कि मैं इस चीज़ को मैं करना चाह रहा हूँ, तो उससे मैंने बताया कि आप सबसे पहले ये देखो कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ, इस काम में अगर ये दूसरी तरह के नेगेटिव फॉर्म जो मैं सोच रहा हूँ, जिनकी मुझे आशंकाएं लग रही हैं, अगर ये आ गई तो मैं इनसे कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे जूझूंगा और कैसे निकलूँगा। तो उस वक्त मैं टूटूंगा नहीं। सेकेंड थिंग, हो सकता है आपकी कोई ऐसी खुद की एक आदत, ऐसी गंदी कोई आदत पड़ गई हो, जो कि आदत करते करते मेरा संस्कार ऐसा हो गया हो और मेरे सामने अब वो इतनी विषम परिस्थितियाँ, विषा और विकट रूप उसने ले लिया हो कि मैं खुद से ही जूझ रहा हूँ। तो वहाँ आता है कि मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक तो आज पहले उसने जो चीज़ लगाई, चलो उसने नहीं समझी, मैंने कहा कि अगर कोई समझ के भी करेगा तो भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है, लेकिन वो समझने वाला वो टूटेगा नहीं, वो बार बार रिपीट नहीं करेगा और वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर कोई बेहोशी से कर रहा है, तो वो कर करके बेहोशी से गड्ढे टू गड्ढा जो जा रहा है वो, तो अगर उसने बहुत गड्ढे का मतलब है कि वो उसकी धारणा, जिसका वो रसपान चक्कर है उसका, तो वो आज इतनी सॉलिड फॉर्म ले चुकी है कि वो चाह रहा है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन मैं इस बुरी आदत से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो अब उसका क्वेश्चन है कि मैं विषम परिस्थितियों में अपने आप को कैसे मैं निकालूं। तो वो ये पहले तो ये उसको पक्का अपने अंदर एक आत्मिक बल उसको जरूर लाना पड़ेगा कि मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं खुद ही इसमें फंस रहा हूँ। अगर मेरी खुद ही शरीर की कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं परेशान हूँ, लाइक आज मुझे कोई एडिक्शन, कोई भी नशीली पदार्थ का या कुछ भी XYZ हो सकता है कि मैं आदतन उसका इतना ज़्यादा हो चुका हूँ कि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, और दूसरे उसके एवरेज में ये देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए वो बड़ी घातक भी है। जब तक मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, करने के बाद मैं पता चल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ही गिर चुका हूँ और मैं उठना भी चाहता हूँ। तो हालात होती है कि फिर कर क्यों रहा है, लेकिन हालात ऐसी होती है कि मैं करना भी नहीं चाहता हूँ और बिना करे मैं रह भी नहीं सकता हूँ। तो उस हालात में मुझे ज़रूरत है कि जहाँ पे वो माहौल क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि मेरे आजू बाजू कोई भी चीज़ को मैं अगर अंजाम दे रहा हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में ज़रूर ऐसा कोई माहौल है कि ऑलरेडी मेरी उन चीज़ों को वो लोग पूरी एक प्लानिंग के साथ में वो माहौल क्रिएट है और मैं उसको अंजाम देने में मुझे बहुत सरलता है। तो अगर मेरी कोई एडिक्शन है, अब आप देखो कि जो किसी का नशा अगर नहीं छूटता है, तो बहुत सारे NGO ऐसे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपसे, घर वालों से, कि भैया ये बर्बाद कर रहा है अपने आप को भी और पैसा बर्बाद कर रहा है, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र वालों को पैसे देते हैं और वो लाइक है एक जेल है कि वो अगर आप नहीं, कि उनको पता है कि आप गेट बहुत लंबी जेल टाइप है, वो बहुत लंबी दीवारें होती हैं, तार बंदे होते हैं, लेकिन फिर भी जब आदत इतनी ज़्यादा जोर मारती है अंदर से, तो वो उनको भी कूदने की संभावना होती है। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद ही विजिट किया ऐसा, तो वो लोग आपको बांध भी देते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके घर वालों ने उनको पैसे दिए हैं। और एक हमारे अंदर साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ आदत को पैदा करने के लिए, नया कोई
अपने अंदर हैबिट लाने के लिए या छोड़ने के लिए। 21 दिन का कोई सर्कल है हमारे अंदर, अगर मैं कंटिन्यूसली उस पर काम करूँ तो 21 दिन अगर प्रॉपर ढंग से मैं उस पर काम करूँगी, चाहे छोड़ने के लिए या अपने अंदर कोई गुण लाने के लिए, कंटिन्यूसली या प्रैक्टिस में 21 दिन डाल दूँ तो वो 22वें दिन ऑटोमेटिक मेरे मूड में आ जाएगी और मेरा जो चीज़ मैं छोड़ना चाह रही हूँ या मैं लाना चाह रही हूँ उस पर काम होने लगेगा। तो वो लोग आपके हाथ पैर भी बांध देंगे वहाँ पे, तो आपको खाने को नहीं देंगे। मतलब जब आपको खाने को नहीं देंगे तो आपकी एनर्जी कोई काम नहीं करेगी, आप स्थिर हो जाओगे, तो ना वो नशा याद आएगा, और आपके हाथ पैर बांधेंगे तो आप कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहोगे, तो आप कूद फांद भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो इस टाइप से नशा मुक्ति केंद्र इसका मतलब लाइक एज ए जेल है वो पूरी की पूरी। लेकिन आप जब अपनी शारीरिक चीज़ों से छुटकारा नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पे शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी आदतों पे से मजबूर हो गए हो, तो वो आपके लिए सहायक है। तो ये रही शरीर को लेके कि आप माहौल, अगर आपके पास इतना आत्मिक बल बचा है या आप खुद उस चीज़ को जनरेट करना चाह रहे हो कि नहीं मुझे छोड़नी है तो छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सहायक हो सकती है कि आप अच्छी किताबें पढ़ो या आप ऐसे बंदे के पास उसका सानिध्य लो कि आपको वो बार बार जब आपको वो हुड़क उठे, जो भी आपको शरीर के साथ कंज्यूम करनी है कोई चीज़, तो आप उसके बंदे के साथ रहो ताकि उसकी एनर्जी काम करे और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ताकि जब भी हो तो वो आपको उसके लिए और कोई जैसे लाइक आज कोई तंबाकू छोड़ना चाहता है तो लोग बोलते हैं कि आप सुपारी पे आ जाओ, सुपारी से फिर आप सौंफ पे आ जाओ, तो एकदम से नहीं छूटती, वो धीरे धीरे आपको उस स्टेज पे, और आपका भी बल बढ़ेगा कि अरे मैं इतने घंटे कैसे रुक गया और मैं ऐसा मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो जिसकी जैसी आदत होती है वो अपने जहाँ पे ऑलरेडी माहौल में रह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो माहौल छोड़ना चाहिए। और जो माहौल को और ज़्यादा कि जब हम उस आज जिसको विषम परिस्थिति कह रहे हैं कि शरीर से मैं ऐसा आदतन मजबूर हो गया हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य जो मैं उस आदत में भी शुरू में नहीं आया, तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो लोग नशा या दारू कुछ भी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वो छोटे बच्चों को कैसे करवाते हैं, वो कि बोलेंगे लो मतलब उसको मजबूर, भावनात्मक भी मजबूर करते हैं। अरे दोस्त है तो एक कस नहीं ले सकता क्या सिगरेट का, और तू क्या ऐसे मतलब उसको डिग्रेड ऐसे इमोशनल करेंगे क्या, तू ऐसे एज ए लड़कियों की तरह रहता है न, ये तो मर्दों के लिए बनी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो मतलब कोई चीज़ को आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और उसके एवरेज में दे क्या रहे हैं आपको, तो इस सारी चीज़ों को, संगत को आपको तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी लत लग गई है तो अब लग ही गई है, उस संग में आप रह के पूरे पक ही चुके हो, क्योंकि आप विषम परिस्थितियाँ उसको कह रहे हो, तो अब मुझे उससे बाहर कैसा निकलना पड़ेगा कि जिसके कारण मुझे लगी, पहले उस कारण को मिटाना होगा कि मुझे ऐसे लोगों को ही छोड़ना पड़ेगा और वैसे लोगों के सानिध्य में रहना पड़ेगा जो बिल्कुल ही पवित्र है। मतलब उन चीज़ों का उसके पास वो आपके लिए सहायक भी होगा, वो आपकी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, वो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और वो आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो आपको उसका सानिध्य करना चाहिए, उस माहौल में रहना चाहिए, उसके करीब रहना चाहिए। और मैंने बताया कि जब आप इतने टाइम नहीं करोगे तो आपका आत्मिक बल बढ़ेगा कि मैं कैसे ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ क्यों कर पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अब आप अपने ऊपर लाओ कि मैं वहाँ नहीं कर, यहाँ कैसे कर पा रहा हूँ और वहाँ क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो जब आप अपने खुद ये आपका निजी सवाल होना चाहिए कि वहाँ मेरे से क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि वहाँ के ऐसे लोग हैं वो आपसे ये चीज़ करवा के वो आपको एक औजार आप हाथ में आ गए हो और वो अपने मतलब से वो चलाना चाह रहे हो। आपकी ज़िंदगी से उनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको बल्कि और वो नशा करवाएंगे और चाहेंगे कि इस चीज़ का वातावरण और माहौल क्रिएट हो ताकि आपको और अच्छे तरीके से निचोड़ पाएँ। तो आपकी ज़िंदगी आपको तय करना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई विषम परिस्थितियाँ आपको शरीर और आदत को लेकर अगर हो गई हैं तो उनसे आप कैसे आप हट सकते हो, मैंने कोशिश करी कि वो शरीर वाली। और अब हम बात करेंगे कि जो हम हालात कि मेरे चाहने और या ना चाहने से जो मेरे सामने अचानक से विषम परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है कि मैंने सोचा भी नहीं। मैं एक सहज लाइफ जी रहा था और अचानक से इतना बड़ा चेंजिंग मेरी लाइफ में एकदम से इतना बड़ा गड्ढा आ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैंने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया कि अगर मैं साक्षी भाव से जी रहा हूँ तो मैं हर रोज़ अपनी लाइफ को चेक कर पा रहा हूँ कि मैं किसी का भी दिल ना दुखाऊं। क्योंकि मैं अगर कर्म सिद्धांत में मैं विश्वास रखता हूँ कि जैसा मैं कर्म करूँगा लौट के देर सवेर मेरे पास आने वाला है, तो मैं कतई वैसा काम नहीं करूँगा जो मैं खुद के साथ नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ करे। तो उसके बावजूद भी हमारे सामने ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेके आती है जिसको हम विषम परिस्थिति कहते हैं।
तो उस हालात में मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे सबसे पहले तो खुद को ही ये चेक करना चाहिए कि अगर मैंने कभी अपने रसपान के चक्कर में ये चीज़ की होंगी, तो मैं याद करूं कि उसका ही फल आया उस कर्म का। तो जब मैंने करते वक्त नहीं सोचा, तो अब मेरा जिस टाइप से भी प्रकृति मेरे से इस चीज़ का भुगतान करवाना चाह रही है, तो मैं डटा रहूँगा, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत पे अगर भरोसा कर रहा हूँ, तो मेरा ही कांटे बोए थे मैंने, और वो कांटे आज पक के पूरे तैयार हो गए हैं और मेरे को ही चुभन देंगे। तो जितना मेहनत मैंने कांटे बोने में लगी है, उतना ही मेरे को अब चुभन करके वो अपने आप ही स्वतः, या ना रत्ती ना पाई, कोई भी एक छोटी से छोटी ऐसी नहीं कह सकते कि आपको बढ़ के मिलेगी। आपको बिल्कुल इतना जितना एवरेज में आपने की है, जितना किसी का दिल दुखाया है, आपको बिल्कुल, आप कैसे भी अब माहौल में हो, वो प्रकृति का काम है कि समय आने पर आपको, जब आपका उसका फल पक जाएगा, तो आपको उसका लौट के आपको आएगा और उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो अब जब जागो तब सवेरा, जब आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाए, तो कोशिश ये करो कि अब मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो कि मुझे अपने, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, कि जो मैं पहले कर चुका हूँ और अचानक से मेरी लाइफ में आ गए। प्रारब्ध का मतलब है कि मैंने कभी ना कभी वो चीज़ें मैंने करी हैं और उसी के कारण ये फल मुझे मिल रहा है, जो अचानक से हमारी लाइफ में होती है कि मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कोई आता है। एक ये हुआ। थर्डली ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जिसके सहारे मैं जी रहा था, मेरी भावनाएं जिसके साथ अटैच थी, आज मेरी ज़िंदगी से वो इंसान चला गया। चाहे वो आपके नेचुरल तरीके से उसकी डेथ हो गई, या वो सहज में ही अपनी यात्रा पे कहीं निकल गया, तो वो भी आपके लिए एक विषम परिस्थिति होती है कि अब मैं उस विषम परिस्थिति से निकलूँ कैसे। तो वहाँ पे भी मेरा कहना है गाइस कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ रहता इंसान, अगर वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, आपके साथ जब वो रह रहा था, तो वो बॉडी में आपके साथ रह रहा था, आपके राशन कार्ड में वो चढ़ा था, लेकिन मानसिक कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो मानसिक उसका लेवल और कहीं काम कर रहा था। वो मानसिक रूप से आपसे हट के कुछ सोच रहा था, लेकिन उसकी इतनी, या तो आप लोगों ने उसकी आवाज़ दबा दी होगी कि उसने जब चीज़ें निकाली होंगी तो किसी ने उसकी सुनी नहीं होगी, और अगर वो बात करना चाहता होगा तो कुछ किसी ने उस पर गौर नहीं फरमाया कि ये बात अटपटी क्यों कर रहा है, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, या किसकी तैयारी, इसकी चाल है जो मानसिक चाल वो कहाँ चल रही है। तो जब आपा उसके साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रह रहा है। जब अचानक, हम उसको अचानक कह सकते हैं, लेकिन वो अचानक नहीं है। वो उस टाइम पे जब मानसिक लेवल से वो और कहीं की बात कर रहा था, इसका मतलब उसकी अपनी तैयारी, अपने रास्ते वो खोल रहा है, और उसके लिए अचानक नहीं है, क्योंकि वो अब चला गया और उसको वो चला ही तब जाता है क्योंकि अब उसको आपकी याद नहीं आ रही है। वो आपके साथ जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जब तक वो रहना, बस जब तक वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तब तक आपके साथ था। अब वो उसको और कहीं कुछ दिख गया, तो अब वो वहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन वो शिफ्ट पहले दिन से ही वो शिफ्ट था। अगर आप गौर से देखें तो आपकी, हो सकता है आपकी हेल्प करने के लिए वो बंदा रुका हो सकता उसका कोई काम बाकी हो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो आज आप कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत विषम परिस्थितियाँ आ गई हैं, उस बंदे के जाने की वजह से, कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन बस वो बंदा नहीं है जिसकी मैं भरपाई कहाँ से करूँ, तो मेरे लिए बहुत विषम परिस्थिति है। तो आपको पहले तो ये ही सोचना पड़ेगा, इस पे की क्वेश्चन था कि विषम परिस्थितियों से मैं बाहर कैसे आऊँ। तो विषम परिस्थिति जिसको मैं कह रहा हूँ, तो वो मेरी बनी कैसे है। कोई किसी भी टाइप की विषम परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग तरह से वेरी करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं सबकी, अपनी अपनी ज़िंदगी के अपने लेवल के हिसाब से अलग अलग विषम परिस्थितियाँ, कोई किसी को भी विषम परिस्थितियाँ कह सकता है। तो वो मुझे कारण खुद को ही ढूंढना पड़ेगा कि उसके पीछे कारण क्या है। और जब वो कारण पे आप अगर देखोगे कि इसमें, जब मेरे साथ रहता बंदा कहीं जा सकता है या उसके वो डेथ कर गया, तो भी हम सोच सकते हैं कि इससे पहले भी तो बहुत लोग डेथ कर गए हैं। तो जब बंदा आपके साथ है अगर, तो आपको ज़रूर ये होना चाहिए कि आप उसके जैसे कम से कम बन जाओ, जिसके आप आश्रित हो, कि आप किसी के डिपेंड हो किसी के ऊपर, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, ताकि जब आप खुद इंडिपेंडेंट काम करने शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर एक आत्मिक बल आ जाएगा, और आप उस चीज़ की भरपाई, कि जब वो बंदा हटा, कि नेचुरल डेथ हुई, वो चला गया, तो आप अपने फैसले खुद ले पाओ वहाँ पे। तो खुद तय करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या हो सकता है, और उस कारणों पे
जब इस कारण से ये हालात खड़ी होगी तो इस कारण तो रहेगा कि चलना तो मुझे पड़ेगा ही, बिना चले तो मैं रह ही नहीं सकता, जब तक जिंदगी रहेगी चलना पड़ेगा। तो उन कारणों में कारण था मेरा कि काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलते वक्त गलतियां क्या क्या हुई मुझे उसको सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा कि गलती कहीं गड़बड़ हुई है, कि वो जो गड़बड़ हुई है उसको दोबारा मैं रिव्यू करूँगा, दोबारा उस पर विचार करूँगा। और उस पर एक अनुभव हुआ कि आज विषम परिस्थिति खड़ी हुई, उस अनुभव को लेके नई जानकारी लेके नए साक्षी भाव से उसको देख के अब पूरी क्लैरिटी लेके, क्योंकि जब तक आप जियोगे विषम परिस्थितियाँ आएंगी तब तक, जब तक कि मैं अपने मूल पे ना पहुंच जाऊं। तो बस विषम परिस्थितियों को आत्मिक बल ये बढ़ता रहे मेरा कि अगर मैं गिर सकता हूँ तो मैं उठ भी सकता हूँ। तो आप डेली कोई ना कोई चीज़ ऐसी सुनो कि मेरा आत्मिक बल बराबर बढ़ता रहे। जिंदगी है, गड्ढे भी होंगे, खाइयाँ भी होंगे, पहाड़ भी होंगे, गिरूंगा भी और गिर के मैं उठूंगा भी। और यही मेरा कोई भी मंजिल पे चल रहा होगा, सबकी कंडीशन यही है कि चलेंगे गिरेंगे भी, लेकिन बार बार गिरना वो मूर्ख का काम है। अगर मैं बार बार गिर रहा हूँ इसका मतलब मुझे गिरना ही अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए विषम परिस्थिति नहीं हो सकती, वो आपका शौक हो सकता है। वो हो सकता है कि आप सांत्वना दिखा के कुछ और रस लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी विषम परिस्थितियों से मैं जूझ रहा हूँ तो मैं कैसे निकलूँ, तो कैसे के पीछे जो मेरा कारण है, कारण पे मैं काम करूँ। और मैं एकदम से उससे नहीं निकल पाऊंगा, तो इसलिए मैं जो मेरे को निकालने के लिए मेरे को आत्मिक बल जो चाहिए उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, इस पर मैं काम करूँगा। तो ये था मेरा अनुभव कि विषम परिस्थितियों से आप प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी जियो, कि मेरे लिए मैं क्या ऐसा हथियार अपने साथ ऐसा रखूं कि मैं अपनी प्रोटेक्शन में वो हथियार टाइम आने पे यूज कर पाऊं, और वो है मेरा आत्मिक बल। जितना मेरा आत्मिक बल बढ़ेगा, जितना आपने देखा कि मेरा अगर शरीर स्वस्थ है तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बैक्टीरिया कितना भी माहौल कैसा भी हो जाए, तो आपने देखा कोरोना में बहुत कितना ज़्यादा चीज़ों जूझी, लेकिन अगर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो यही सेम है कि एक शरीर को स्वस्थ आप अगर रख रहे हो तो आपको कोई भी बैक्टीरिया छू नहीं पाएगा। अगर आपके पास आत्मिक बल है तो विषम परिस्थितियाँ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर बुद्धि के अंदर विवेक है तो विषम परिस्थितियाँ कहने में विषम लगेंगी। विवेक अगर बुद्धि के अंदर जागृत हो गया तो वो इंसान कभी बोलेगा ही नहीं कि मेरे पास विषम परिस्थितियाँ आ चुकी और मैं निकलूँ कैसे। तो विषम परिस्थितियाँ कभी नहीं आती। जब अगर सुबह है तो सांझ भी है, रात है दिन है, दोनों का पलड़ा हमेशा ऐसे ही। शायद ये ज़िंदगी का एक वसूल है, इसी तरह ज़िंदगी चलेगी कि विषम परिस्थितियाँ नहीं है। मुझे आत्मिक बल, मुझे देखना है मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी वाली चीज़ मेरा जो आत्मिक बल है, जो मैं अपने साक्षी भाव में खुद के करीब मैं ठहरना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास उसके काम हो रहा है तो बंदे के सामने परिस्थितियाँ कुछ भी आ जाए वो कभी भी विषम परिस्थितियाँ इसको नहीं बोलेगा। तो ये था गाइज मेरा अपना तजुर्बा कि विषम परिस्थितियाँ हैं तो आप देखें क्यों है और कैसे जूझना है। तो दोबारा बार बार रिपीट आप उस गड्ढे में जाने की तैयारी ना करके आत्मिक बल को बढ़ाएं। तो इतना सा मेरा कहना था। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस पावन धरती से मैं अपने आपके साथ आप सब लोगों को जो वीडियो और मेरे सामने है कि अपने शव की यात्रा में मैं कितनी जल्दी इस स्थिति में आ जाऊं, और जिसको मैं विषम परिस्थितियाँ कह रही हूँ उसको मैं बोलूँ कि मैं ज़िंदगी है, कोई भी चीज़ आ जाए मैं पहुँच के अपनी मंजिल पे मैं खुशी मनाऊँगा। ना मेरी विषम परिस्थितियाँ कुछ बिगाड़ पाएंगी, ना ये आंधी ये तूफान क्या ही मेरा बिगाड़ेंगी। मैं अटल हूँ और अटूट हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। तब तक के लिए नमस्कार।